नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के चैनल पर। अभी तक आप लोग पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश की स्पेशल की सीरीज़ देख रहे थे। आज से हम लोग पॉलिटी की भी सीरीज़ को ला रहे हैं आपके सामने, और इस पॉलिटी के साथ ही बहुत ही जल्दी हम हिस्ट्री की सीरीज़ को भी लेके आएंगे। आपको पता है कि हिस्ट्री में हम लोगों ने मिडवल हिस्ट्री में जो हमारे आदरणीय विजेंद्र सिंह सर है उनके द्वारा बहुत सारे लेक्चर्स डाले गए हैं, उसका भी आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं, काफ़ी अनुभवी शिक्षक हैं वो, और उसके साथ ही इथिक्स के भी लेक्चर्स को हम लोग लाएंगे यहाँ पर। आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है पॉलिटी का, और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इससे हम कभी न कभी रूबरू होते रहते हैं। वो है भारत में आपातकाल। एक तरह से ये राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। आपातकाल के समय भारत का राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान कर दी गई है कि वह विभिन्न तरह के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा, भारत में संवैधानिक आपातकाल। तो ये भारत के संविधान में आपातकालीन शक्तियों की चर्चा की गई है, और इसके लिए अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक के अनुच्छेद रखे गए हैं, और जो कि विभिन्न तरह के आपातकाल की चर्चा करते हैं। आपको पता है कि अनुच्छेद 352 में जिस आपातकाल की चर्चा की गई उसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा वो मेरा पूरी तरह से सिर्फ अनुच्छेद 352 को समझने में रहेगा, 356 को समझने में रहेगा, 360 को समझने में रहेगा। मतलब इसकी प्रक्रियाओं को समझेंगे। आगामी जो लेक्चर्स हमारे आएंगे उन सभी लेक्चर्स में फिर मैं अलग अलग अनुच्छेद 352 को, 356 को और 360 को आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसका भारत की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। आज ये जो हमारा लेक्चर रहेगा बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन रहेगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं भारत के राष्ट्रपति को, वो क्यों दी गई हैं, उसका आधार क्या है, उसको लगाने की प्रक्रिया क्या है, कितने समय तक लग सकता है, कौन उसको हटा सकता है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, 25 से 30 मिनट तक का वीडियो जा सकता है। भारत में 3 तरह के आपातकाल हैं, आपको पता है, जो कि क्या क्या कहलाते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला जो आपातकाल भारत में हम लोग देखेंगे, तो देखिए इन टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। आपातकाल के प्रकार, अनुच्छेद 352, आधार क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, और इसके बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वाला जो पार्ट है हम अगले लेक्चर पे लेके आएंगे, लेकिन जो बाकी का पार्ट है, ये वाला पार्ट हम आज ही डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। भारत में 3 तरह के आपातकालीन शक्तियों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 352 में पहले आपातकाल की चर्चा की गई, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरा आपातकाल जो है अनुच्छेद 356 में चर्चा किया गया, और इसको हम लोग जो कहते हैं, जो सबसे लोकप्रिय, जो आमजन जिसको जानता है जिस नाम से, उसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम से भी जानते हैं, या संवैधानिक संकट जब उत्पन्न हो जाता है राज्यों में तो इस आपातकाल को हम लगाते हैं। और 360 में जो है एक वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई। इस तरह से हमारे 352, 356 व 360 में ये तीनों प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। क्वेश्चन यूपीएससी और पीएससी दोनों यहाँ से बहुत सारे उठा सकते हैं। दोनों की टफनेस में, इंटेंसिटी में अलग अलग रहेगी। निश्चित रूप से यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछेगा आपसे वो काफ़ी डीप में जाके पूछेगा। एमपीपीएससी जो है बहुत फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, बहुत स्कैटर्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पर। तो मैं दोनों को ही कवर करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। अनुच्छेद 352 को अगर हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 352 में हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल को देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, ये शक्तियाँ क्यों दी गई हैं, क्यों स्पेशल रखा गया है, इसमें क्या क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 352 को 3 आधारों पर भारत में लगाया जा सकता है। पहला आधार है युद्ध, दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण, और तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 352 को लगाने के 3 आधार हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से आधार आ रहे हैं उसको हम देख लेते हैं।
ठीक है, तो अपन देखते हैं। मैंने कहा कि लगाने के 3 आधार हैं हमारे पास। कौन कौन से आधार हैं उसको देख लेते हैं अपन लोग। अगर हम आधारों की चर्चा करें तो 3 आधार आएंगे। यहां पर युद्ध, और दूसरा आएगा हमारा बाह्य आक्रमण, और तीसरा हमारा आएगा सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। यहां पे हमको ये देखना पड़ेगा, जो 3 ग्राउंड्स की हम लोग यहां पे चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों ग्राउंड जो हैं, वॉर और हमारा एक्सटर्नल एग्रेशन, वाह आक्रमण, इसको हम लोग बाहरी आपातकाल कहते हैं। और जो सशस्त्र विद्रोह है, आर्म्ड रिबेलियन, इसको हम लोग आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। समझने का मतलब ये हो गया। एक क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेता है कि अनुच्छेद 352 कितने आधारों पर लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 352 3 आधारों पर लगाया जा सकता है। कौन कौन सा है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इसको वॉर, external aggression and armed rebellion. These are the 3 bases on the basis of which the national emergency can be applied in the country. यहां पे ये भी ध्यान रखना होगा, अनुच्छेद 352 को भारत के कुछ क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है या भारत के संपूर्ण क्षेत्रों पर भी लगाया जा सकता है। ये जो तीसरा प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पे, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मूल संविधान में यह शब्द नहीं था। इस शब्द की जगह पर आंतरिक अशांति शब्द को डाला गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस को डाला गया था, और जिसके आधार पर जो 25 जून 1975 को जो भारत में आपातकाल लगाया गया था, आंतरिक आपातकाल लगाया गया था, वो इसी आंतरिक अशांति के आधार पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगाया गया था। आपको पता है इसका व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग हुआ और बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इस शब्द को हटाया गया। किसको हटाया गया? आंतरिक अशांति को, और उसकी जगह पर ये नया शब्द लाया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को लाया गया, आर्म्ड रिबेलियन को लाया गया। ध्यान रखिएगा, सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है मूल संविधान में नहीं था। 1978 में, 1978 में इस शब्द को भारत के संविधान में जोड़ा गया। ये 3 आधार होते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति करेगा, उसको ये शक्ति प्रदान की गई है। तो क्या ये भारत के राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है? तो बिल्कुल नहीं है। भारत का राष्ट्रपति, यहां पर अब शब्दों को समझना है कि भारत का राष्ट्रपति कब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अनुच्छेद 352 को बड़े पैमाने पर 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित किया गया है। और आज की वर्डिंग ये है कि कैबिनेट की लिखित अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। फिर से रिपीट करता हूं, कैबिनेट की लिखित अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। देखिए, पूरे आर्टिकल पे एक ही आर्टिकल 352 है जहां पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये कैबिनेट शब्द भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसको भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया। इसकी जो दूसरी वर्डिंग हम लोग ने पढ़ी है, लिखित अनुशंसा पर, तो इसको भी 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के आपातकाल में एक प्रकार का यही एक ऐसा आपातकाल है जिसको लगाने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुशंसा की आवश्यकता पड़ती है। बाकी 2 आपातकाल जब हम लगाएंगे या चर्चा करेंगे तब देखेंगे वहां पर मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पर्याप्त माना गया है, किसी प्रकार की लिखित अनुशंसा की बात नहीं की गई है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में ऐसा किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल को जब लगाया जाता है तो भारत के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है। भारत के लोगों का मौलिक अधिकार जो है क्या हो जाता है, एक निलंबन की स्थिति में चला जाता है। और याद रखिएगा, जब
जब मूल अधिकार निलंबित होते हैं, इसका मतलब यह होता है कि राज्य के पास सत्ता अत्यधिक केंद्रित हो गई है, राज्य की जवाबदेहिता कम हो गई है, जनता के पास अपने अधिकार सीमित हो गए हैं। ऐसी कंडीशंस में राज्य के निरंकुश होने की गुंजाइश बनी रहती है। इसी कारण से ऐसा कर दिया गया कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की सिफारिश की जाएगी तो वो कैबिनेट की लिखित अनुशंसा पर होगी, ना कि प्रधानमंत्री मात्र के अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अनुच्छेद 352 के लगने पर भारत में जो भारत के नागरिकों का मूल अधिकार है वह सस्पेंड हो जाता है, इसीलिए ऐसा कर दिया गया है। दूसरी बात, अगर अब भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी है तो अब संसदीय प्रक्रिया क्या रहेगी? तो ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि भारत के राष्ट्रपति के उद्घोषणा करने के बाद संसद के दोनों सदनों से अलग अलग, ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों को अलग अलग विशेष बहुमत के साथ 1 महीने के भीतर, उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर इसको पारित करना होगा। तभी यह जो है 6 महीने तक, आगामी 6 महीने तक सस्टेन करेगा। मैं फिर से इसकी प्रक्रिया को दोहराता हूं, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा भारत के राष्ट्रपति ने कर दी है तो उसके 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों को, है ना, विशेष बहुमत से अलग अलग इसको पास करना होगा। और यदि ऐसा कर दिया जाता है तो यह आपातकाल आगामी 6 महीने तक सस्टेन कर जाएगा, आगामी 6 महीने तक सस्टेन कर जाएगा। और प्रत्येक 6 महीने के संसदीय अनुमोदन के साथ, प्रत्येक 6 महीने के संसदीय अनुमोदन के साथ यह प्रक्रिया जो है अनंत समय तक बढ़ाई जा सकती है, अनंत समय तक बढ़ाई। ध्यान रखिएगा, इसका अगर हम लोग एक चार्ट बनाएं, कैसी प्रक्रिया रहेगी, कैसा इसका काम होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए उद्घोषणा हुई, ये 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, अनंत समय तक ये जाएगा। यहाँ पर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी और ये प्रक्रिया ऐसी चलती जाएगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये तो हो गया, लग गया, अनुमोदन हो गया, अब ये चल रहा है। एक चीज और समझिएगा, हमने आपको ये चर्चा की थी कि 3 आधारों पर आपातकाल लगाया जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पहले राइज करता हूं, फिर मैं उसका आंसर देता हूं। क्या इन तीनों आधारों पर अलग अलग आपातकाल एक साथ लगाया जा सकता है क्या? फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन। जो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, 3 आधार की जो मैंने चर्चा की थी, क्या उनके आधार पर एक ही समय पर अलग अलग राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, क्योंकि 1971 में जो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगा हुआ था वो लगा हुआ था हमारा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि 1975 में जो आपातकाल लगाया गया वह आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। 1975 तक 1971 वाला ही आपातकाल लगा रहा, कंटिन्यूस रहा, और ये 75 वाला भी आपातकाल कंटिन्यूस चलता रहा, दोनों साथ साथ चलते रहे, और 1977 में जाकर के दोनों आपातकाल को समाप्त किए गए। अब एक प्रश्न ये उठ सकता है कि भारत में आपातकाल तो राष्ट्रपति लगाता है, राष्ट्रपति के अलावा और किस अथॉरिटी को शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस ले सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में 2 ऐसी अथॉरिटी हैं जिसको राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने की शक्ति प्राप्त है। पहला, भारत का राष्ट्रपति जब चाहे तब राष्ट्रीय आपातकाल को एक सेपरेट आदेश के माध्यम से वापस ले सकता है। दूसरी शक्ति जो है लोकसभा को प्रदान की गई है। याद रखिएगा, लोकसभा को यह शक्ति जो प्रदान की गई है वह 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से प्रदान की गई है, ना कि मूल संविधान का हिस्सा था। ध्यान रखना है हमें, मतलब कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने की शक्ति जो है वह भारत के राष्ट्रपति को है, साथ में लोकसभा को भी दी गई है। तो लोकसभा की क्या प्रक्रिया होगी, कैसी प्रक्रिया होगी, ये हम बाद में समझेंगे। ध्यान रखिएगा, 2 ऐसी अथॉरिटी हैं जिसको भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने की शक्ति प्रदान की गई है। अब एक प्रश्न उठता है
कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो क्या स्थितियां बनेंगी। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने हर 356, 360, 352 के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पर हमको इतना समझ लेना है कि मात्र एक ऐसा अनुच्छेद 352 ही है राष्ट्रीय आपातकाल एक ही तरह का, बाकी जो दो आपातकाल हैं उनकी चर्चा नहीं। एक आपातकाल में के लगने पर ही मूल अधिकार का निलंबन होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 के लगने पर मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मूल अधिकार पर प्रभाव कब पड़ रहा है? जब अनुच्छेद 352 को लगाया गया है। यहां पर यह भी समझना पड़ेगा, जो हमने दो प्रकार के आपातकाल की चर्चा की है, आंतरिक आपातकाल, बाहरी आपातकाल। उसका कारण है क्योंकि आंतरिक आपातकाल के लगने पर, आंतरिक आपातकाल मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल लगाया गया है तो 3 अनुच्छेदों का सस्पेंशन नहीं होता है, 19, 20 एंड 21। जबकि बाहरी आपातकाल के लगने पर सिर्फ 20 व 21 का सस्पेंशन नहीं होता है, बाकी सबका सस्पेंशन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बता ही दिया लगाने की प्रक्रिया क्या है, हटाने की प्रक्रिया क्या है। इसको अगर हम और डिटेल करें कि इसको कैसे हटाया जा सकता है, लोकसभा इसको कैसे हटा सकती है, तो मैं आपको मान लीजिए 2 सिचुएशन हो सकती है। या तो लोकसभा का सेशन चल रहा हो या लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा हो। यदि लोकसभा का सेशन चल रहा है तो 1/10 लोकसभा के सदस्य एक संकल्प पारित करेंगे कि 352 को हटाना है और इसके लिए एक अधिवेशन बुलाया जाए। अगर सेशन चल रहा है तो ऐसा संकल्प लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा। यदि सेशन नहीं चल रहा है तो ऐसा संकल्प जो है भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किया जाएगा। दोनों परिस्थितियां ध्यान रखिएगा। और इस संकल्प के प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर एक सेशन को बुलाया जाएगा और यदि उस सेशन पे साधारण बहुमत से वोटिंग हो जाती है 352 को हटाने के पक्ष में, तो अनुच्छेद 352 हट जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं पूरी प्रक्रिया को। मैंने आपसे कहा था कि अनुच्छेद 352 को हटाने की शक्ति 2 अथॉरिटी को भारत में प्रदान कर दी गई है। पहला भारत के राष्ट्रपति को, जो कि स्वतंत्रता से ही प्राप्त थी, 1950 में जब से संविधान लागू हुआ था तब से ही प्राप्त थी, जबकि 1978 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो लोकसभा को भी ये शक्ति प्रदान कर दी गई है। इसके लिए एक प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। मैंने कहा 2 परिस्थितियां हो सकती हैं, लोकसभा या तो सेशन पर है या नहीं है। यदि लोकसभा सेशन पर है तो संकल्प पारित किया जाएगा जिसमें 1/10 सदस्य लोकसभा के साइन करेंगे और उस संकल्प को लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। या अगर सेशन नहीं है तो भी 1/10 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प को भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति की स्थिति हो या लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति हो, दोनों जो हैं 14 दिन के भीतर एक लोकसभा के सेशन को बुलाएंगे और यदि उस सेशन पर साधारण बहुमत से वोटिंग हो जाती है पक्ष में इसको हटाने के लिए, तो 352 जो है हट जाएगा। तो ये हो गया हमारा 352 कैसे हटेगा, ये भी हम लोग समझ लिए। मैंने कहा था जैसा कि ये लेक्चर जो रहेगा हमारा आज इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है। अब हम देखते हैं कि 352 के बारे में हम लोग सब समझ गए। ठीक है, 356 को समझ लेते हैं। 356 कैसे लगने वाला है, 356 कहता क्या है? 356 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्यों का प्रशासन, राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था संविधान के प्रावधान के अनुसार संचालित नहीं हो रही है, तो राष्ट्रपति जो है राज्य की सरकार को भंग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। मैंने शब्द यूज किया राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए। तो राष्ट्रपति को समाधान कैसे होगा बच्चों? राष्ट्रपति को समाधान होगा 2 तरह से, या तो राज्यपाल की गोपनीय रिपोर्ट से या अदरवाइज संविधान में लिखा हुआ अन्य कहां से हो सकता है? या तो डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या भारत की कोई सीक्रेट एजेंसी हो, इनके द्वारा जो है राष्ट्रपति को ऐसी जानकारी प्रदान कर दी जाए कि राज्यों का जो शासन है वह
संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है और वहां पर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है उस राज्य की सरकार को भंग कर सकेगा। पुनः एक क्वेश्चन उठा रहा हूं कि क्या अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करते हुए लगाया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगा, मंत्रिपरिषद की ही रिपोर्ट रहती है और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 को लगाता है। ध्यान रखिएगा, तीनों प्रकार के आपातकाल में भारत का राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। अब मान लीजिए कि किसी राज्य पे राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर दी। अब इसकी प्रक्रिया क्या होने वाली है? इसकी प्रक्रिया ये होने वाली है कि भारत के राष्ट्रपति के उद्घोषणा के बाद, भारत के राष्ट्रपति के उद्घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के भीतर, संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से यदि इसको पास कर दिया जाता है, यदि इसको पास कर दिया जाता है तो यह आगामी 6 महीने तक सस्टेन कर जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों के द्वारा यदि 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से इसको पास कर दिया जाता है तो यह 6 महीने के लिए सस्टेन कर जाएगा। इसका चार्ट कैसे बनेगा देखिएगा। तो ये जो सस्टेन कर रहा है ये 1 6 गया, यहां पर पुनः संसदीय प्रक्रिया दोहराई जाएगी, फिर 6 जाएगा। 44वें संविधान संशोधन में इसमें परिवर्तन किया गया। कहा गया कि 1 वर्ष के बाद इस प्रक्रिया को तभी आगे बढ़ाया जाएगा, 1 वर्ष के बाद इस प्रक्रिया को तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब, कब बढ़ाया जाएगा? इस प्रक्रिया को तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब भारत का निर्वाचन आयोग, जब भारत का निर्वाचन आयोग यह डिक्लेयर कर दे कि भारत में स्थिति उस राज्य में अभी ऐसी नहीं है जहां पर निर्वाचन कराया जा सकता है, या दूसरा, भारत, संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में अनुच्छेद 352 प्रभावशाली है, अनुच्छेद 352 प्रभावशाली या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। इन दो परिस्थितियों पर ही जो है राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ेगा और इसको आगे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जो है 3 साल तक जा सकता है। याद रखिएगा, 1 साल के बाद 2 परिस्थितियां होंगी जब राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ेगा, या तो भारत के किसी क्षेत्र पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, या दूसरी स्थितियां भारत का निर्वाचन आयोग यह डिक्लेयर कर दे कि वर्तमान समय में उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। तो इस परिस्थिति में यह 3 साल तक आगे जा सकता है और इसके आगे यदि इसको जाना होगा तो निश्चित रूप से संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये परिस्थितियां हो गई। सबसे पहली बार अनुच्छेद 356 को पंजाब में लगाया गया, सबसे ज्यादा टाइम तक पंजाब में ही लगा रहा, लगभग 10 वर्ष तक वहां पर लगा रहा और फिर वहां पे संविधान पे संशोधन करना पड़ा था। तीसरा आपातकाल देख लेते हैं, वित्तीय आपातकाल की चर्चा कर लेते हैं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया गया है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। किस परिस्थिति पे अनुच्छेद 360 को लगाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, यदि देश जो है वित्तीय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, वित्तीय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की कंडीशन से गुजर रहा है, या देश जो है लिक्विडिटी की समस्या से जूझ रहा है, तो इस परिस्थिति पर अनुच्छेद 360 को क्या किया जा सकता है? प्रभावशाली किया जा सकता है। इसकी उद्घोषणा भी भारत का राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा? प्रक्रिया कैसी है? ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जो वित्तीय आपातकाल को लगाया जाएगा। उद्घोषणा के बाद 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से संसद को इसको पारित करना पड़ेगा और यदि पारित कर देता है
तो आज की स्थिति यह है, एक बार पारित होने पर वित्तीय आपातकाल अनंत समय तक लागू रह सकता है। याद रखिएगा, ये बड़ा यूनिक आपातकाल है अपनी तरह का, इसलिए यूनिक कह रहा हूं। ये जो परिवर्तन हो गया है कि एक बार संसदीय अनुमोदन के बाद यह अनंत समय तक लागू रह सकता है, यह प्रावधान पहले मूल संविधान में नहीं था, बल्कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। वित्तीय आपातकाल के लगने पर मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि सिर्फ 352 के लगने पर मूल अधिकार निलंबित होते हैं, 56 और 60 के लगने पर मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग निश्चित रूप से वित्तीय आपातकाल वाले टॉपिक में करेंगे। पर इतना ध्यान रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, और यदि लग जाता है तो जितने भी राज्यों के धन विधेयक, वित्त विधेयक हैं, राज्य सरकार के पास करने के बाद यह भारत के राष्ट्रपति के पास आरक्षित किए जाते हैं, और वहां पर इसका फैसला होता है कि इसको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि वित्तीय अस्थिरता के दौर से देश गुजर रहा होता है। दूसरी बात यह है कि अगर वित्तीय आपातकाल लगा दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, केंद्र सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। ये तीनों तरह के आपातकाल की हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। और ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपातकाल को अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 356 में जो राष्ट्रपति शासन की बात हम लोग कर रहे हैं, उसको जो है सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसी अनुच्छेद का हुआ, 125 बार से ज्यादा अब तक लगाया गया है। भारत 2 ऐसे राज्य हैं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, जहां पर अनुच्छेद 356 या राष्ट्रपति शासन को नहीं लगाया गया है, जबकि पूरे भारत में इसको बाकी जगहों पर लगाया जा चुका है। ये भी हम लोग को ध्यान रखना होगा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है अब तक में सिर्फ 3 बार लगा हुआ है, 1962, 1971 और 1975, 3 ही बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाया गया है। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं तक करते हैं। अगला लेक्चर में लेके आऊंगा अनुच्छेद 356 का भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, मैं जो ये पॉलिटी का टॉपिक आज मैंने रैंडम उठाया था, और मेरा उद्देश्य ये है कि अभी हम लोग जितने भी पॉलिटी के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चों को विशेष कठिनाइयाँ हो रही हैं, उन टॉपिक को मैं ला रहा हूँ। और मेरा पूरा टारगेट रहेगा जो मई में मध्य प्रदेश PSC 2023 को कंडक्ट होने वाली है 2022 के लिए, उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। और मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज़ का भी कंडक्ट हम लोग इसी YouTube चैनल पर करेंगे, जो बिल्कुल निःशुल्क होगी। और इतने शानदार क्वेश्चंस रहेंगे कि जो बच्चे UPSC में भी अपीयर होने वाले हैं वो भी काफ़ी लाभान्वित होने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे लेक्चर को देखने के लिए कॉपी और पेन लेके बैठिए। निश्चित रूप से पूरे लेक्चर सुनने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस लगाएं और आप ना कर पाएं। थैंक यू वेरी मच।